position of any object changes with respect of some stationary object. कोई रुका है तो उसे स्टेशनरी कहते हैं. With time, then the first object is said to be in motion. मान लीजिए कि अगर किसी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पेड़ है, तो इसकी पोजीशन अगर ये चेंज हो रही है विद समय के साथ में, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसे किसमें कहा जाएगा? इट इज सेड टू बी इन मोशन. नाउ motion along a straight line, if object moves along a straight line, then it is said as linear motion. उसे लीनियर मोशन कहा जाएगा. या फिर चूंकि इसमें एक ही एक्सिस है तो वन डायमेंशनल मोशन, जैसे एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? और वन डायमेंशनल मोशन. अब देखिए जो मोशन है स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो ये कहा जाएगा. मोशन दो तरीके का होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्वीलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर क्या होता है और कर्वीलिनियर क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि एक ही तरफ चलना. जैसे मैं ऐसे चलता जाऊं तो ये रेक्टिलिनियर, और मैं अगर वापस आऊं तो भी क्या रेक्टिलिनियर हो? हाँ, एक लाइन में इन वन डायरेक्शन नहीं लिखा है. स्ट्रेट लाइन, गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, रेक्टिलिनियर. इन एनी डायरेक्शन, रिवर्स भी जा सकता है, फॉरवर्ड, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज कर रहा है ना, वाई एक्सिस पे तो नहीं जा रहा है. तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन. That is object moves in a line either to and fro, back and forth, आगे या पीछे, to and fro motion भी हो सकता है. So object moves in one line. और इसे क्या कहते हैं? 1D motion. 1D motion का मतलब क्या है? कि x axis is used. जैसे ये देखो, अगर मान लो यहां पर यहां से ऑब्जेक्ट चला, घर के सामने से इधर गया और फिर ये आ गया, वापस आ गया, तो लक्षिता क्या तब ये रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा, क्योंकि तब भी एक्स एक्सिस ही यूज कर रहा है. एज ओनली एक्स एक्सिस इज यूज्ड एज ए रेफरेंस एक्सिस. तो पहले ओ पे था, फिर बाद में ये ए पे पहुंचा, ए से फिर कहाँ आ गया? 20 पे आ गया, तो कहाँ पे आ गया? मान लीजिए बी पे आ गया. तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी क्या कही जाएगी? फाइनल पोजीशन. तो कभी अगर ट्रेन चल रही है, मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन ऑन ट्रैक, ये रेक्टिलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन, जैसे हम यहाँ चले फिर ऐसे घूम रहे वैसे घूम रहे, या सड़क पे तुम चल रही हो, तो ये कर्वीलिनियर मोशन. हम कैसे भी चल सकते हैं. कर्वीलिनियर मोशन में क्या होगा? मोशन ऐसे ऐसे होगा. अगर दो एक्सिस यूज कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो हम यहाँ चल रहे हैं, तो अभी मैं 20-30 पे हूँ, यहाँ आ गया 30-20 पे आ गया, तो अब मैं दो एक्सिस यूज कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे हूँ 20-30, यहाँ आ गया 30-20, बदल गई पोजीशन की नहीं. तो जब दो एक्सिस यूज की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे?
प्लेनर मोशन। हम जैसे ऐसे चल रहे हैं, अब मक्खी ऐसे नहीं चलेगी, मक्खी चलते चलते उड़ भी जाएगी, तो उसने जेड एक्सिस भी यूज कर ली। एक्स और वाई तो है, ये कितना हाइट पे है, यहाँ से वहाँ चली गई तो जेड भी तो बदला। जब 3 एक्सिस यूज की जाएगी तब मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। और द मोशन इन स्पेस, तब क्या कहा जाएगा, मोशन इन स्पेस। इस चीज को लिखो। कर्वीलिनियर मोशन कौन से 2 तरीके के होते हैं निष्काम? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। अदिति, सर प्लेनर मोशन और मोशन इन स्पेस। करेक्ट, दैट इज कर्वीलिनियर मोशन 2 तरीके के हैं। सर हाँ, सर वहाँ पे सर्कुलर मोशन, प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। हाँ बोलो। सर कर्वीलिनियर मोशन की जगह सर्कुलर मोशन। ये मोशन इन प्लेन में ही सर्कुलर है। सर तो कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर 2 ही है। जब कर्वीलिनियर में जो कर्व में चल रहा है वो ये है, लेकिन इसके 2 तरीके हैं। अगर तुम सर्कुलर मोशन कहोगी तो सर्कुलर मोशन कैसी होती है, मोशन इन प्लेन, ठीक। ऑसिलेटरी मोशन, ये भी एक प्लेन ही है, मोशन इन, ठीक। पीरियोडिक मोशन, मोशन इन प्लेन। और जो उसका मोशन है मक्खी का, दैट इज मोशन इन स्पेस। ब्राउनियन मोशन अब कहाँ पे हो रहा है, अगर कहीं कहीं भी हो रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, तो वो मोशन इन स्पेस। जमीन में तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे इलेक्ट्रॉनों का ब्राउनियन मोशन, मोशन इन स्पेस, क्योंकि उसमें जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व होगी ना। ये 2D मोशन है। मक्खी 2D मोशन चलेगी कि 3D मोशन, तो उसका मोशन इन स्पेस है। और इंसान 2D। ट्रेन अगर मान लो वो मुड़ती है कहीं तो 2D है, और सीधी सीधी चल रही है तो 1D, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो मोशन इन प्लेन, इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। और ये कैसा मोशन है बताइए, 3 डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन ऑफ फ्लाइट। सर ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर इधर आया, फिर इससे टकराया, फिर इधर। जिगजैग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता है, पानी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल तो वो टकराते रहते हैं, तो उनका जो टक्कर है उसमें जेड एक्सिस भी इफेक्टेड है। इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं, दैट इज द ट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अंडर सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये एक ब्राउनी नहीं, एक बात बताइए, इससे इस मोशन का नाम क्या कहा गया, ब्राउनियन मोशन। सो दैट इज मोशन इन स्पेस। जैसे मोशन इन ऑफ फ्लाइट या वॉकिंग मैन, इसे क्या कहेंगे, वॉकिंग मैन। और ये जैसे मोशन ऑफ ट्रेन हो सकता है, टू एंड फ्रो। आगे देखिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कोई चीज अगर ऐसे चल रही है तो ये कहा जाएगा इनिशियल पॉइंट, और ये क्या कहा जाएगा, दिस इज इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। जसमिता, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर ये 15 मीटर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो वो पी से क्यों डिस्प्लेस हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम इनिशियल एंड final position is called displacement। शानवी, पाथ लेंथ क्या होती है? द एक्चुअल डिस्टेंस। यहाँ पर देखोगे तो 15 मीटर का एक्चुअल डिस्टेंस है। सो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। Actual distance covered by moving object is called path length। अब पाथ लेंथ में यहाँ 15 मीटर है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है,
अगर तुमसे पूछा जाए तुम स्कूटी लेके निकल गई, बाजार गई, सामान लिया, तो मैं पूछूं कि कौन से डायरेक्शन में गई, तो तुम कहोगे किस डायरेक्शन में, मैं इधर भी मुड़ी उधर भी मुड़ी, कोई डायरेक्शन होगी क्या? पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं कहूँ कि पाथ लेंथ 15 मीटर है, दैट्स ऑल, इट हैज ओनली वन एस्पेक्ट, दैट इज मैग्नीट्यूड। सो पाथ लेंथ क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it has now path length is scalar quantity. Scalar quantities are those which has only magnitude, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि अभी 4 बजे हैं, तो ये 4 o'clock क्या किसी डायरेक्शन में बजेंगे? तो इसलिए जो टाइम है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास 2 किलो सेब खरीद के लाए, तो क्या किसी डायरेक्शन में खरीदा है? कह दो लेफ्ट में 2 किलो सेब है, राइट में 3 किलो सेब है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मास में कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से मास एक स्केलर क्वांटिटी है। एज कोई डायरेक्शन नहीं है, बस एज है तो एज है। इसी तरीके से टाइम, और एक है पाथ लेंथ। डेंसिटी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, डेंसिटी है तो डेंसिटी जितनी है वो स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ कहता हूँ इसकी पाथ लेंथ क्या है, तो आप सिर्फ ये कहिए कि 15 मीटर है। पाथ लेंथ यहाँ कितनी हो गई? इट इज 15 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज are those which has magnitude, यानी उसमें परिमाण रहता है, नंबर भी रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, एंड डायरेक्शन। अगर यहाँ पर कोई ऑटो वाला ऐसे आपको धोखा देने के लिए सेमी सर्कुलर पाथ में ले जाता है, जबकि आपको ऐसे ले जाना चाहिए किराया बढ़ाने के लिए, तो P से Q तक ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जबकि ये क्या हुई? पाथ लेंथ। ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो इस पाथ से वो ले ही नहीं गया, आपको ले तो ऐसे गया। पाथ लेंथ इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। जैसे कोई दिल्ली में आपको चांदनी चौक से सरोजनी नगर ले जाना चाहे, अब वो आउटर रिंग रोड से ले जाए, सीधे न ले जाए जबकि सड़क है, अब वो रिंग रोड से ले जाएगा जिससे किराया बढ़ जाए। अब इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होती है। अब मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट PQ क्या है, तो आप कहेंगे कि 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। अगर टुवर्ड्स राइट ना बोलो तो फ्रॉम P to Q, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो 5 नंबर में 2.5 नंबर ही मिलेगा। टुवर्ड्स राइट क्या बोलोगे? टुवर्ड्स राइट। अब कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में सब कुछ पढ़ रहा हूँ, तो इधर की चीज प्लस ली जाए और इधर की चीज माइनस, तो वो लोग वो प्लस की तरफ क्या है कि माइनस की तरफ। तो कुछ लोग सिंपली भी ये कह सकते हैं कि प्लस 10 मीटर, तो भी उनकी बात सही नहीं है, क्योंकि बाई कन्वेंशन राइट की चीज पॉजिटिव है। सही है। इनिशियल पोजीशन को 0 ले लेते हैं, वो अभी हम बताते हैं कैसे लेना। चलिए नाउ अब एक डायग्राम बनाए बुक में, दैट इज अगर ओ ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब जहां हम खड़े हैं यहीं से गाड़ी नहीं चलेगी, वहां से भी चल सकती है। तो गाड़ी कहां से चली है बताओ? दैट इज मान लीजिए वो कहीं से भी चली है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये देखो, मान लीजिए एक कार यहां से चली और कार यहां से चलते चलते 60 पे पहुंच गई, तो आपसे पूछा जाएगा लक्षिता कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ?
जब ये इसकी ए पोजीशन है और ये इसकी बी पोजीशन है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 20 30, वैसे तो 40 हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। दैट इज डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ये रेफरेंस पॉइंट जहां ऑब्जर्वर खड़ा है, जहां आप खड़े वहीं जीरो शुरू होगा, क्योंकि आप अपना ऑब्जर्वर दोगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि वो जो गाड़ी जा रही है वो जस्मिता से इतनी दूर है, आप तो अपने से ही देखोगे, जस्मिता अपने से देखेंगे। यहाँ जितने लोग हैं उतने ही ओरिजिन। एवरीबडी इज ऑब्जर्वर ऑफ हिमसेल्फ इटसेल्फ। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए हम जहाँ हैं वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वही ओरिजिन है। तो लेकिन ओरिजिन से हर चीज नहीं, तुम्हारे घर के सामने से ही हर गाड़ी चलेगी क्या? कुछ वहां से भी चलेगी, कुछ वहां से, कुछ पीछे से भी आएंगी, यहाँ से भी आ रही हुई, यहाँ से चलेगी। इसके फाइनल पोजीशन क्या बताओ? नो, ओ भी लिखो। फाइनल पोजीशन को पहले क्या लिखोगे? क्योंकि ओ से मेजर करोगे, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? तो इसलिए फाइनल पोजीशन ओ से बी हुई, और इनिशियल क्या है? ए से चली है, ओ ए। अब देखो ओ बी कितना है इसका? आयुषी, आयुष आप बताओ। 60 मीटर प्लस इन्होंने यहाँ पढ़ लिया कि अगर राइट में है ओरिजिन के तो प्लस में लिया जाएगा, और लेफ्ट में है तो माइनस में। तो उन्होंने कहा ये चीज मेरे राइट में हो रही है सर, प्लस 60 लिखो। और ओ ए कितना है? प्लस 20। तो कितना हुआ बताइए? प्लस 40 प्लस 60, ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो गया? प्लस 60 माइनस 20, तो आंसर क्या आया? प्लस 20। इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, बताइए। ये हो गया। इसको दूसरी तरीके से कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड बाय 40 मीटर टुवर्ड्स राइट। और एक चीज देखें, नाउ मान लें दिस इज ओरिजिन -10 -20 +10 +20। एक ऑब्जेक्ट यहां था ए पे, और अर्पित ये बी पे आ गया है। तो अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या लिखी जाए? फाइनली वो कहाँ पहुंच गया है? वैसे ओ ए ओ बी के टर्म्स बताओ। सही है, क्योंकि बी पे पहुंच गया है। और इनिशियल, इनकी वैल्यू बताइए। ओ बी कितना लिखें? -20। और ओ ए कितना लिखें? +20। तो ये कितना हो गया? -40 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 40 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि माइनस क्या बताता है? जो तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम है वही चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड बाय 40 मीटर टुवर्ड्स। ठीक है। अब देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट हर्षिता यहां से यहां पहुंचता है, जो कि P और Q है, ऐसे पहुंच गया, ये ओरिजिन है। आप यहां करिए, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। OQ वैल्यू बताइए। -50, तो कितना हो जाएगा? इसको इंटरप्रेट करो। Towards, so object has displaced
by 30 meters towards left. ठीक बताया. Now, there is difference between path length and displacement. The actual distance traveled by object, the shortest distance between initial and final point. It is, इसको कुल तय की गई दूरी कहते हैं और इसको विस्थापन कहते हैं. Now, it is scalar quantity. It is vector quantity. It cannot be. अच्छा, जो पाथ लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड जैसे कहीं हमने देखा ये 15 था और डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर. तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड या तो कम होगा और अगर कोई सीधी ही लाइन में चल रहा है तो जो पाथ लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा अगर कोई सीधी लाइन में चल रहा है. तो पाथ लेंथ क्या है? आइदर इक्वल टू Or greater. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मत बोलना क्योंकि यहाँ तुम किसकी तुलना कर रहे हो. मान लीजिए जैसे ये व्योम है और आप आदित्य हो, ये पढ़ाई भी करते हैं, ये एकेडमिक व्योम भी है और डांसिंग व्योम भी है. तो हम कहेंगे कि आदित्य इज बेटर देन द एकेडमिक व्योम और मयंक इज बेटर देन द डांसिंग व्योम. अगर मयंक सिर्फ डांस कर रहे हैं तो डांसिंग मयंक इज बेटर देन डांस. तो व्योम दोनों है क्योंकि इनमें दो नेचर है. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज होती. तो हम क्या लिखेंगे बताइए कि पाथ लेंथ में कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं पाथ लेंथ तो सिर्फ एकेडमिक है, वो सिर्फ स्केलर है. तो पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन. सेंटेंस पूरा करो. गलती की ना, यही चीज होती है. जो खास लोग होते हैं वो छोटी चीज नहीं जानते. बोलो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Or greater than magnitude of displacement. उसमें दो एस्पेक्ट हैं. अगर मैं ये कह दूं कि आदित्य इज बेटर देन व्योम तो गलत हो जाएगी. आदित्य को वहां पर हम रैंप पे खड़ा कर देंगे, रैंप वाकई नहीं कर पाएंगे. जबकि व्योम अपना बढ़िया से चल रहे हैं तो अब वहां पे वो अपना छा गए, ये कर ही नहीं पाए. तो हमें बताना पड़ेगा कि आदित्य एकेडमिक व्योम से बेहतर हैं न कि डांसिंग व्योम. तो क्या लिखें? पाथ लेंथ. सेंटेंस पूरा करो. Path length is equal to or more than the magnitude of displacement. Path length is equal to or more than magnitude of displacement. इसी का काउंटर पार्ट सेंटेंस बोलो मैम. डिस्प्लेसमेंट इज. Sir, displacement is equal क्या to ये ठीक रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि तुलना तो हाँ magnitude of displacement is equal to or lesser than ऑफ डिस्प्लेसमेंट Is either equal. is equal to or less than path length. ठीक है. If object travels moves when path length is never given. If object moves, अगर मान लो तुम स्कूटी लेके घर बाजार गई और घर आ गई तो क्या तुम्हारी पाथ लेंथ 0 हो जाएगी? तुम तो घर भी आ गई.
सीधा निकाल नहीं होगी सर, क्योंकि मेरी जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो 20 बढ़ गई है और वही मेरी पाथ में। अब सीधा ने इसको क्लियर कर। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम कहीं गए अब घूम घाम के बाजार है, सिनेमा है, जब तक मम्मी के आने से पहले ही घर आ गए, तो अब तुम्हारा जो ए था और ए उनके बीच कोइंसाइड कर गया। You have your initial and final point coincides. If object moves, then displacement can be 0 if initial point coincides with final point. If object moves, then path length cannot be 0 because it is a इसमें धागा रख के नापा जाएगा तुम कितना चले। Then path length is never 0. और जबकि यहाँ क्या है बताइए, if object moves then displacement can be 0. If initial and final points coincide. जो पाथ लेंथ है इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, जबकि डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी। अगर वो कर्वीलिनियर पे चल रहा है तब उसकी एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ी ना होगी, क्या वो एक्चुअल पाथ है जिस पर वो चला। तो पाथ लेंथ क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव मूव्ड ऑन दिस पाथ। ये हमेशा प्लस होगी, जबकि अगर कुछ केसेस में देखा ये माइनस है प्लस प्लस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सर इसका फिफ्थ पॉइंट होता है तो सर जो तो फिर से वो तो फर्स्ट पॉइंट है। सही बात है भाई, आप ये लिख सकते हैं इट इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज नॉट एक्चुअल डिस्टेंस। ऐसा लिखा जाता है, कई जगह लिखा है तो हमने लिख दिया, आप उसे छोड़ दीजिए। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट इज आइदर पॉजिटिव और जस्मिता यूनिट ऑफ पाथ लेंथ क्या होगी और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और डिस्प्लेसमेंट ये सही है, यानी दोनों के मीटर इन्होंने वंस फॉर ऑल सबके लिए क्लियर कर दिया। सो इट्स यूनिट इज, क्योंकि वो भी मीटर में है, इतनी देर से देख ही रहे हैं कि सब मीटर मीटर में चल रहा है, उसको भी इन्होंने सबके लिए क्लियर किया। सो इट्स यूनिट इज मीटर, जबकि ये कोई डिफरेंस नहीं है। अब जस्मिता ने बताया तो मैंने सबके लिए बता दिया, ठीक है, सही बात है कि ज्ञान तो बांटने की चीज होती है। आगे देखें इन टेस्ट क्वेश्चन। हाँ क्या चीज, अगर आप चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पाथ लेंथ इट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। तो जितना तुम अगर स्कूटर पे चलोगे तो तुम्हारा ओडोमीटर क्या वहीं रहेगा, वो तो बढ़ता जाएगा, ओडोमीटर बढ़ता जाएगा। तो तुम कितना लेंथ चले, जितनी बार पहिया घूमेगा, कुछ ना करो, गाड़ी को स्टैंड में रख कई पहिया घुमा, ओडोमीटर बढ़ जाएगा। चलने की जरूरत, पहिए के घूमने से वो रहता है। तो अगर आप चले हो तो जो ओडोमीटर बताएगा, ये जो डिस्टेंस बताता है दैट इज 2 1 1 6 ऐसे कुछ बताता है कि नहीं, और इसके ऊपर कुछ स्पीड रहती है कि 0 किलोमीटर पर आवर में, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ऊपर वाला क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, जैसे तेज करते हो तो ये बढ़ता जाता है, और ये क्या है, ओडोमीटर। तो अगर आप चल रहे हैं तो चलने पे आप कहीं से कहीं आकर फिर घर में भी आ गए, तब भी आपका इस ओडोमीटर तो बढ़ ही गया, क्योंकि पहिया घूम गया। जितना चले उस पर धागा रख के नापा जाएगा, फिर सीधा करके देखा जाएगा कितना चले। सही है, पाथ लेंथ इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। अब उसके लिए कुछ है ही नहीं,
कुछ नहीं करेंगे, बस 3-4 ही लिख देना डिफरेंस, हमने लिखा दिया, 3 ही लिख दोगे तो पूरे नंबर है। ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। इंटरेस्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड सर्टेन डिस्टेंस, तो निखिल हैज मूव्ड, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? अगर हाँ तो इसका आंसर दो, बताओ। अगर वो वापस तो पहले का आंसर yes, it can have zero displacement if its initial and final points coincide। वही चीज यहाँ लिखी गई है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में, घर से निकले घूम घाम के घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। सेकंड क्वेश्चन, अब एक फार्मर है, मूव्स अलोंग ए बाउंड्री इन स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है, ये सिर्फ बाउंड्री पे चल रहा है, जो स्क्वायर फील्ड है वो 10 मीटर की है। अच्छा, वो इसका एक चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? टोटल फर्स्ट वाले का, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इफ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट कम्स बैक टू ग्राउंड, हो गया डिस्प्लेसमेंट। बॉल ऊपर फेंको, यही नीचे आ जाए, क्या लिखा है बताइए? एग्जांपल क्या है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट comes back to ground, ठीक है? After 365 days the earth orbiting, ठीक है, one revolution comes back to its initial position, ठीक है? After 1 hour the hour clock comes to same position, ये सब डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब अगला देखो, एक किसान जो स्क्वायर फील्ड में चलता है, वर्गाकार फील्ड में, कितने सेकंड में इसका चक्कर पूरा कर लेता है? 40 सेकंड्स में। और ये टोटल इसका पेरीमीटर कितना है? 40 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इट इज 40 मीटर, ठीक है? और उसको कितना समय लगता है? 40 सेकंड। टाइम टेकन फॉर 1 राउंड टू कंप्लीट 1 round, it is 40 seconds। वो कितने समय तक चला? That farmer has moved for 2 minutes 20 seconds। अब देखिए, तो 2 minutes 20 seconds में वो कितना मूव कर गया होगा? आयुष कितने चक्कर लगा लिए होंगे 2 minutes 20 seconds में? बताओ। 3.5 चक्कर लगा लिए। तो नंबर ऑफ राउंड्स पहले देखो, पहले वो चला कितना? पहले टाइम हो गया 2 मिनट तक चलता रहा वो, और 20 सेकेंड फॉर मूविंग। 2 मिनट का कितना मतलब होता है? 2 × 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, 120 सेकेंड और प्लस 140 सेकेंड चला। नाउ नंबर ऑफ राउंड्स, मानसी फार्मूला बता जरा। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू, लक्षिता टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन पर राउंड, ये अच्छा होगा। टोटल टाइम टेकन और दूसरा अपॉन क्या है? टाइम टेकन पर राउंड या फॉर कंप्लीट 1 राउंड। अब देखो तुमको मानसी में वैल्यू फिट करनी, वैल्यू फिट करो, इतना क्वेश्चन बता दिया। आयुषी बताओ।
तो 40 सेकंड्स पर राउंड, ठीक है, क्योंकि पर राउंड भी लिखना पड़ेगा ना। सेकंड से सेकंड कट गया, राउंड ऊपर चला गया क्योंकि इनवर्स में है। अब ये कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 2 से कट करो तो 7/2 और ये राउंड ऊपर चला गया, दैट इज 3.5 राउंड्स। अब जरा देखो, इसको लिखो A B C, ये भी देखो। इफ फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम A इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही तो घड़ी चलती है, तो बताओ 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर, 3.5 चक्कर। तो आफ्टर 3.5 राउंड्स वेयर द फार्मर विल बी, फार्मर कहाँ होगा, 1 2 3 और आधा। इफ फार्मर starts from a सर then सर जरूरी है कि ए से ही चले, ए बी सी डी से चले। कहीं भी जाएंगे, हमें कैलकुलेशन करने के लिए, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें रखना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे नहीं, अभी पाइथागोरस लगानी है। तो साइड के बीच में से नहीं, ऑन पेरिफेरी लिखा है, बाउंड्री लिखा है ना, मूव्स ऑन बाउंड्री पढ़ो, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन आफ्टर, ये कितने राउंड्स हो गए, 3.5 राउंड्स। अब ये फार्मर, इसमें शी लिखा है, महिला सशक्तिकरण में ज्यादा ध्यान दिया गया है। नाउ ऐसा लिखा है ना, शी नहीं लिखा, नहीं लिखा। आफ्टर 3.5 राउंड्स फार्मर कहाँ पर होगा, इट विल बी, जब ना पता चले तो इट विल बी एट सी, कहां पर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा निष्का, डिस्प्लेसमेंट इज ए टू सी या ए सी, सही कह रहे हो। तो मतलब इतना चलने के बाद ए इनिशियल था, पहुंच गया यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, उसी को निकालना है, इज AC, सही है। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, आप चाहें तो सिर्फ मैं AC लिख रहा हूँ, वैसे पूरी बात ये, क्योंकि अब इससे वेक्टर डायरेक्शन भी पता चल गई, A to C, ऐसा लगा देने से वेक्टर भी हो गया, दोनों हो गया। हमें फिर भी AC निकालना है। AC के लिए क्या करो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा किस ट्रायंगल में किया गया, ABC में, और किस थ्योरम से किया गया, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू प्रेस करो आयुषी, सही है। 10 स्क्वायर प्लस दैट इज 100 प्लस 100 दैट इज 200। अब इस AC को अगर चाहिए तो रूट ले लो, रूट के अंदर 2 है और 10 है, और 10 है, जो चीज जोड़े में होती है वो बाहर आ जाती है, तो 10√2 मीटर, तो ये AC हो गया। यही पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया, डायरेक्शन तो पूछी भी नहीं। तीसरी चीज देखो निखिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, दैट इज इट कैन नॉट बी जीरो, निखिल false। Second, the magnitude is greater than the distance traveled by object. Okay. Next is uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन जानने के लिए हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होती है। पहले देखिए स्पीड क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है 10, 20, 30, 40, 10 से चले और यहां तक चले, ऐसा वो 4 सेकंड में करता है।
तो आप पहले मुझे बताइए 2 सेकंड में बताएं, सही है। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये चीज होती है। तो निखिल इसमें कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की? ये मीटर में ये एक्सिस दी गई 40, क्योंकि 10 10 10 10 कितना चला? 40 मीटर हो गया। और टाइम उसने कितना लिया? 2 सेकंड। वो 1 सेकंड में कितना चला होगा? दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। सही है। मान लीजिए आप यहाँ से जयपुर जाती हैं, 6 घंटे में जाती हैं, और जयपुर यहाँ से 240 किलोमीटर है। कहाँ से? जोधपुर से जयपुर। और इस चीज को आपने 6 आवर में यहाँ से आप, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आप एक ही स्पीड से गई होंगी। कहीं रास्ते में चाय पानी भी किया होगा, सैंडविच भी खाया होगा, कुछ तो किया होगा, कभी रेस्ट भी ले लिया होगा, कहीं कोई चीज देखी होगी। तो इट इज नॉट द सेम स्पीड विद विच यू हैव ट्रेवल्ड, लेकिन फिर भी इट इज द टोटल टाइम टेकन एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इट इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसे आप क्या कहेंगे? एवरेज, क्योंकि हमेशा ऐसी नहीं रही है। ठीक है। सो दैट इज एवरेज स्पीड इज दैट पाथ लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ कवर्ड पर यूनिट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। हर्षिता वैल्यू फिट करो। 240 किलोमीटर 6 आवर्स, तो क्या हो जाएगा? बोलो। सही। यानी तुम 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलियो। अगर हर घंटे 40 चलोगी तो 240 तो चली लोगी 6 घंटे में। ये एवरेज स्पीड है। ओके। एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हो कर्वी लीनियर पाथ पे और 15 मीटर चले हो। अच्छा, वैसे एक्चुअल ये 10 ही मीटर था, लेकिन आप कितना चल रहे हो? 3 से क्यों? आपने तो रिंग रोड से गए हो, ठीक है, चांदनी चौक से सरदारपुरा आप रिंग रोड से गए हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 2 सेकंड लिया, उस पर तो कभी चले ही नहीं, तो भी ये माना जाएगा कि आप यहाँ से 2 सेकंड में पहुंचे हो। तो अब यहाँ पर देखकर बताइए कि उस ऑटो वाले की एवरेज स्पीड क्या होगी? दैट इज 7.5 मीटर पर सेकंड। दैट इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या जस्मिता आप मुझे बताएंगी कि उस ऑटो वाले का एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? चलो नाउ, तुम इतना धीमे बोलती हो, लेट द अदर्स गेट एक्नॉलेज्ड। तुम बताती कौन ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो एवरेज स्पीड इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई ये नहीं पूछेगा अब तुम मुड़ मुड़ के जा रहे हो तो क्या उसमें कोई डायरेक्शन होगी? सो एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। मयंक, इस केस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, कितना होगा? बताओ। 15 to 7.5. सही है। 15 मीटर और 2 सेकंड, तो बोलो कितना हो गया? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या आपको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता है? बताओ, लिखिए एवरेज वेलोसिटी। आप बताओ, यही है कि नहीं? और यही डिस्प्लेसमेंट है। तो 2 सेकंड इसमें लगा, तो ये 2 सेकंड में ही तो तुम यहाँ पहुंचे हो। ये 2 सेकंड लिखो, सही है। तो लेट
let us see what is displacement. Now, average velocity देखो, it is equals to total displacement upon total time. तो यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट जसमिता क्या है? टोटल टाइम टेकिंग क्या है? सही बता रहे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा. इट इज सो क्यूट रिप्लाई. 10 मीटर सुनने में भी कितना कूल साउंड कर रहा है कि 15 मीटर टाइम लगा मुझे, मैं 2 सेकंड भर के आलू ले आई. ऐसे सुनने में ही कितना अच्छा लगता है. और कोई कहे 2 किलो लाए, किलो तो सभी लाते, सेकंड मिला के 10 मीटर ले आई, है ना. ये देखो, अब कोई पूछे कितने ड्यूरेशन की क्लास है, वहां 2 लीटर पढ़ाया जाता है. 2 घंटे तो सभी बताते हैं, 2 लीटर पढ़ के आए. नाउ इट इज 5 मीटर पर सेकंड. सही है. अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टुवर्ड्स राइट है, फ्रॉम P टू Q. तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट ही एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी. फ्रॉम P टू Q. मान्या इसे ऐसे भी लिख देंगे. क्यों? क्योंकि जान नहीं कि राइट में हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस लगाना ठीक रहेगा. तो इसमें प्लस भी लगाया जा सकता है और माइनस भी लगाया जा सकता है. आपको क्या लगता है कि जो इस केस में हमने एवरेज स्पीड निकाली वो ज्यादा थी कि एवरेज वेलोसिटी वो ज्यादा थी? एवरेज स्पीड कितनी थी और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? तो क्या ज्यादा मिली? 7.5. ये ज्यादा हो? हाँ, लो, मैं भी जसमिता के ग्रुप में सांस. सही है. हर जगह देखो. तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट. टोटल ना लिखे, एक पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस चलोगे. इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. और जबकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. दूसरी चीज, एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम. और एवरेज वेलोसिटी, व्योम इसके 2 फार्मूले बताओ दोनों. बुक में तो 2 लिखे, आप बताओ. सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. और दूसरा क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये फाइनल. सही है. चलो, जैसे अब ये चीज जो तुमने बताई है, ये देखता हूँ बस इसका पकड़ पाए कि नहीं, बस चेक करने के लिए कि इनकी समझ कितनी है. अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसने रेस बढ़ाई और ये 40 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी इतनी की स्पीड में गई, रेस बढ़ाई, रेस दिया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? करेक्ट. ये काफी कूल भी लगता है. बोलो कितनी हुई? सर टोटल टाइम कितना लगा? टाइम दिया ही नहीं तो बता ही देते. हाँ, बता. 30 मीटर पर सेकंड. जो फार्मूला इन्होंने बताया उसको अप्लाई नहीं करें. प्लस 30 मीटर. तो
क्या चीज है? u प्लस वी बाई टू, है ना? बुक में लिखा है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 20 प्लस 40 बाई टू, तो कितना हुआ? 60 बाई टू, तो क्या हुआ? 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, निष्ठा क्या कर रही थी? ये फाइनल माइनस इनिशियल कर रही थी, यहाँ इनसे गलती हो गई और उसमें 2 से डिवाइड कर दी। ये जबकि कोई फार्मूला एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं है, कहाँ से ये लाए? ये जरूर कोई एलियन नहीं है कि आजकल एलियन गलियन गलियन में घूमते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। तो u प्लस वी बाई टू, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरी चीज, ये बताओ एवरेज स्पीड ज्यादा पाई गई, ये 7.5 मीटर पर सेकंड है और ये कितनी थी? और ये प्लस में थी, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड। अगर सीधे चले कोई, तब तो जो स्पीड है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सीधे अगर कोई चल रहा है 10 से चले 10 मीटर से, अब 50 मीटर चल ले और 2 सेकंड में चल ले, तो जो इसका पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। आप देख लो 40 बाई 2 20 आएगा। लिखें एवरेज स्पीड इज आइदर इक्वल, यहाँ पर देख लो 20 मीटर पर सेकंड दोनों आ रहा है। एवरेज स्पीड इज आइदर इक्वल और ग्रेटर, देखो ग्रेटर है देन, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। आप भी रिपीट करो जो मैंने बोला। Sir, average speed is always equal to or greater than the magnitude of average velocity. यही उन्होंने बोला, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला, उसी से वो कंपेयर करती हैं। कहते हैं 2 किलो आम 2 सेकंड से ज्यादा। बहाने इस तरह कटाई करें तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आम सेकंड से कैसे जाता। ये जसविता के ग्रुप में शामिल है, ये अपने फॉलोवर बढ़ाती जाएंगे ना, बहुत बड़ी बात है। तो क्या इन्होंने बताया मान्या ने? दैट इज एवरेज स्पीड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन magnitude of average velocity. average speed is either equal to or greater than average velocity। मैं इसका काउंटर पार्ट सेंटेंस बोलिए। The average velocity is either equal or less than magnitude of. इसको भी ठीक कर दें, और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सही बताया आपने। अब मैंने इसको करेक्ट करा दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पूरा करो सेंटेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ Magnitude of average velocity is equal to or less than average लेस देन एवरेज स्पीड। सही है। अगर ऑब्जेक्ट गया यहाँ गया यहाँ करके घर आ गया, ऐसा करने से उसने 40 मीटर चला और 2 सेकंड में चला, तो क्या आयुषी आप मुझे बताएंगी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है? और एवरेज वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स एक ही हैं क्या? है दोनों पॉइंट्स एक ही हैं क्या? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो था? तो फिर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा जीरो है और 0/2 कर दिया। और वहां जब पूछा गया तो पाथ लेंथ निकाला, पाथ लेंथ समझ में आ गई बात कि नहीं? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन इट्स एवरेज स्पीड इज नेवर जीरो। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो if displacement is zero या if initial point coincides with फाइनल पॉइंट। देखो it is scalar, जबकि ये क्या है? It is vector quantity। It is always positive। It may be पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब देखिए, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, स्मिता सेंटेंस पूरा करो। एवरेज स्पीड is never zero if object moves, then displacement can be zero. Sorry, average velocity can be zero. Zero हो सकती है, कब हो सकती है? if initial and final point, वो भी लिख सकते हो, displacement भी लिख सकते हो, point coincide. ये सही कह रही हैं। स्पीडोमीटर, जो स्पीड ऊपर है वो बताएगा, वो डायरेक्शन नहीं बता पाता है, सिर्फ स्पीड बताता है। एवरेज जो भी है, एवरेज स्पीड नहीं बताएगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट में 6:10:14 में उसकी फोटो खींच लो। ये तो नहीं बताएगा कि तुम यहाँ से जोधपुर से जयपुर गए तो तुम्हारी उसकी क्या स्पीड, क्योंकि वो तो जब घूम घाम रहा है, तो क्या वो बता देगा? नहीं बता पाएगा। तो स्पीडोमीटर टेल्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट द एवरेज। सही है? स्पीडोमीटर वो तो मूव करता रहता है ना, मीटर tells the instantaneous speed. हाँ प्लीज। स्पीडोमीटर tells the instantaneous speed क्या होती है? Speed at a particular fraction of time या particular instant, किसी एक बहुत छोटे समयांतराल में किसी की जो गति होती है उसको उसकी त्वरित गति कहा जाता है। द स्पीड, जैसे 6:10:14, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब आगे देखो, यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे? बोलो। अब वही चीज लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, मैंने इसे बोल दिया विथ कांस्टेंट स्पीड, उसमें तो वो चीज आ गई, विथ वो भी लिख देंगे विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका मतलब ही है कि एक ही स्पीड है, इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, and this speed is called uniform speed. जैसे मान लीजिए कि जस्मिता जॉगिंग करती हैं, तो ये 2 किलोमीटर चलिए 1 आवर में, फिर अगले 2 किलोमीटर 1 आवर में, और फिर अगले 2 किलोमीटर 1 आवर। तो एक ही डायरेक्शन में चलती चली जा रही है, तो क्या इनकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी? नहीं कही जाएगी, क्योंकि क्या पता इस घंटे में इन्होंने एक घंटे में क्या किया। हो सकता है रास्ते में चाट पकौड़ा खाने लगे दिख गया होगा ठेला, फिर आगे यहाँ पर इन्होंने वेफर्स खाए, यहाँ इन्होंने जूस पिया गन्ने का, तीनों जगह पे इन्होंने कुछ घपलेबाजी की। ये चलती है, जब पता चला 40 मिनट हो गया, 20 मिनट बचे हैं, तो रुक जाती, कहती है 1 घंटे का मार्क हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ कुछ खा पी लेते हैं। और जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ वहां पहुंच गई, फिर दौड़ लगाने लगी। तो ये क्या कर रही है? दैट इज जस्मिता इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर बहुत बड़ा स्पैन रखा जाए तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए
इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ आई इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी। कोई कहीं नहीं इनका एक एक सेकंड का पता लगाओ, हाँ हर सेकंड इक्वल चले, नहीं, एक वैज्ञानिक कहेगा अब नैनो सेकंड का पता लगाओ, एक सेकंड के और इनके 10 टू द पावर 9 हिस्से करो, फिर भी नहीं होगा तो पिको सेकंड पे पता लगाया जाएगा। कहीं पता तो लगाओ ये यूनिफॉर्म है कि नहीं, ये चीज। तो इफ ऑब्जेक्ट, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, समझ में आई? कि हर एक सेकंड में, मान लीजिए फिर से देखो, जस्मिता के एक एक सेकंड का पता लगाया गया और ये इतना प्रिसाइज थी कि हर सेकंड में ये 1 मीटर चली, हर सेकंड में। नैनो सेकंड में भी देखा गया, वहां भी वो बिल्कुल इक्वल ही चल रही, छोटे से छोटा। तो ऐसी स्थिति में जस्मिता यहाँ से जाती हैं और फिर इसके बाद ये क्या करती हैं कि ये देखो, तो ये दौड़ लगा रहे हैं। अब इसके बाद ये यहाँ से 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड, ऐसा चलती गई। यहाँ आने के बाद ये लौट भी उसी जॉगिंग में रही हैं। तो क्या शानवी यहाँ से यहाँ जाना और फिर लौट जाना, अगर ये ऐसा ही कर रही हैं तो क्या इनका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा? बोलो लक्ष्य, क्यों? डायरेक्शन पर लड़की नेस्टा बोनी आपने लिखा इन 1 डायरेक्शन और अब तो 2 डायरेक्शन ले रहे हैं, लौटा भी रहे, लौटाना नहीं, चल रहे हैं तो चलते जाओ अनंत काल तक, टिल इटर्निटी मूव इन 1 डायरेक्शन। जैसे प्लेनेट मूव करता है इंटरस्टेलर स्पेस में, आसपास कोई दूसरा प्लेनेट ही ना हो, कोई स्टार भी ना हो, कोई सैटेलाइट भी ना हो, सीधे चलते ही चला जाए अनंत काल तक एक ही दिशा में। तो उस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाएगी। एक ही वेग से एक ही दिशा में यदि कोई वस्तु गतिमान हो तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाए ना। अब वो चीज लिखें जो निष्ठा ने बताई। That is, if object covers equal distance, तुम इसके पास जस्मिता के पास बैठने को पैसा ऐसा देती हो कि ऐसे ही बैठा लेते? कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, ऐसे बैठा लेती, देना पड़ता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा देखो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन 1 डायरेक्शन, किसमें चले बोलो? जब 10th में जाओगे तब फिर इसमें जुड़ जाएगा हाउ स्मॉलर द टाइम इंटरवल में। अभी नहीं जोड़ा जाता, अभी छोटी क्लास है, लेकिन अगले साल जोड़ कि टाइम छोटे छोटे करके भी देखें, सही है कि नहीं? तो आप इतना समझ लो कि बिल्कुल इक्वल ही चले, सही है? अच्छा, इन 1 डायरेक्शन तो क्या होगा? इन 1 डायरेक्शन, then such motion is called, उस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा देखो, ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ बिल्कुल एक ही स्पीड से घूम रही है। ये देखो सन है, अर्थ बिल्कुल एक ही स्पीड से घूम रही है। तो शानवी ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? ये भी बोले हर पल तो वो डायरेक्शन बदल रही है। कहाँ पहले एक बार बदला था, यहाँ तो हर सेकंड ही बदल रहा है। घूमने का मतलब है फिर घूमे फिर घूमे फिर घूमे। अर्थ हो गई तो क्या हो गई, थोड़ी देर तो सीधा चल रही थी, वो तो हर पल ही घूम चल। तो दिस मोशन, आप ये समझिए शानवी ने इसको एक सिरे से डिस्कार्ड कर दिया। बोले नो सर, हाउ इट कैन बी यूनिफॉर्म मोशन? So revolution of Earth around Sun is not a uniform motion, though the speed is constant, but the direction is continuously changing. सही है? Motion of Earth around Sun is not uniform, as is डायरेक्शन क्या हो रही इसकी? इज
कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर मान लीजिए इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जस्मिता, तो क्या तुम इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहोगी? तो क्यों? यस, इट इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर एक बार बता ही दो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी? If object doesn't cover equal distance, then people need to If object covers unequal distance, सही बताया, in equal interval of time, या फिर क्या करें, या तो अलग अलग चले या डायरेक्शन ही बदल दे, चलते चलते मुड़ जाए, तब भी तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और डज बोथ, डायरेक्शन भी बदले और अलग अलग भी चले, और चेंजेस डायरेक्शन। सर अगर हम लोग कहीं को कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा हो और उसकी डायरेक्शन भी डिफलेक्ट होती हो, ये सही करें। इफ द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही चलती ही है, ठीक है। यदि नॉट यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म। इट्स डायरेक्शन देन such motion is non-uniform motion। जैसा कि अजीत ने बताया, if motion is not uniform, if either speed or direction changes, then such motion is called non-uniform motion। If either speed or direction or both, दोनों भी चेंज कर सकते, और डायरेक्शन और both changes, then such motion is called non-uniform। Now, example number 7.1. थोड़ा फिजिक्स कराएंगे फिर उसके बाद हम आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, then another 16 meter in 2 seconds. इसका तो बहुत मजा आ रहा है। चलो, एग्जाम्पल 7.1। 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में। देख लो, पहला 16 मीटर कितने सेकंड में चल रहा है? 4 सेकंड। और अगला 16 मीटर 2 सेकंड। तो बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? इट इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर। अभी तुम्ही से पूछेंगे इसका टोटल टाइम टेकन बताइए। 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड दैट इज इक्वल्स टू 6 सेकंड। अब बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालनी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो
कोई आपसे पूछेगा कितना चले हो 32 मीटर, कितने सेकंड में चले हो 6 सेकंड में, तो वो बता देगा अच्छा 32/6 करके जो आता होगा बता देगा, कहेगा इतना तुम पर सेकंड चले हर सेकंड कितना 5.3, दैट इज 32 मीटर अपॉन 6 सेकंड, तो 6 5 जा 30, फिर 20 बचेगा तो कितना होगा, 6 से 32 को डिवाइड करो, 6 5 या 32 बच गया, तो इट कम्स एज 5.33। इसको 5.3 बाय ऐसा 5.34 नहीं लिख सकते, 5 से ऊपर होगा तब 3 लिख सकते, 3 बार लगा सकते हो, सही है। अगला देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि हो चुका है। लक्षिता, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? So if object covers so if object is on a straight line and it covers equal distance. ठीक है, आदित्य बताओ। If the total distance covered by the object is equal to the displacement and the time taken is also equal. इतना भी ना बोल के इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन जरूर बोलना चाहिए, वन डायरेक्शन नहीं बोला। अब वो चल के लौट जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्टेंस डबल हो गई, जाना और आना दोनों काउंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन लीनियर पाथ इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन में और एक ही तरफ चलता चलेगा, तब ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सब सेम होगी, वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वही उसकी स्पीड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट इफ मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन, या आयुषी तुम इसे ऐसा भी कह सकती हो, इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसमें भी एक ही तरफ चला जाता है लीनियर पाथ में, और ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो दोनों चीज सेम। अब देखें, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर? मैम, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड या पाथ लेंथ, सही कह रहे हो, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड। What does the speedometer tells? So the speed at spontaneous. Spontaneous, ये कह सकते हैं instantaneous time, ठीक है। What does the path of an object look like, Shanvi, when it is in uniform motion? It is a straight line path. During an experiment, अगला देखो, एक सिग्नल भेजा जाता है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सेकंड का आंसर नहीं कराया क्या? हैं? तो वही सेकंड है ना, सेकंड, और ये पाथ लेंथ हो गई, फोर्थ क्या है? पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बताया गया है? एक सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड में पहुंचा है, अर्थ में पहुंचा है, ये एक स्पेसशिप है, तो स्पेसशिप से कितने समय में पहुंचा है? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस नहीं दिया है, 5 मिनट लगा, 5 मिनट में पहुंच गया, ये सिग्नल 5 मिनट में पहुंच गया। और स्पीड किस स्पीड से है? लाइट की स्पीड से, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या जा रहा है? स्पेसशिप की बात, ये अर्थ से डिस्टेंस बताओ। इसमें एवरेज स्पीड का ही फार्मूला लगा हो जाएगा।
एवरेज स्पीड का इसका फार्मूला बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें वैल्यू फिल करो। गलत कराएगी पूरी क्लास का सवाल। 5 मिनट है तो 5 into 1 minute, 5 into 60 सेकेंड, 300 सेकेंड। ये वहां चला जाएगा। ये मीटर है, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मीटर पर, और ये उधर चला जाएगा। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाई 300 सेकेंड। तो वहां क्या बचेगा? टोटल डिस्टेंस सेकेंड से सेकेंड कट गया। अच्छा 3 into 3 करो तो क्या 900 हो गया? कितने मीटर? इट इज टोटल डिस्टेंस 7। 900 पे 9 यही रखो और 100 इसमें डाल दो एक्सपोनेंट में। तो 9 into 10 to the power 8 plus 2, तो 9 into 10 to the power 10 मीटर। तो सैटेलाइट से अर्थ के बीच की कितनी डिस्टेंस हो गई? इट इज डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट, सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट एंड अर्थ। आगे देखिए एग्जाम्पल 7.2। मान लीजिए आप जब जयपुर से चले, जोधपुर से चले, तब आपके ओडोमीटर में क्या रीडिंग थी? और आप पहुंच गए, 8 घंटे लगे और आप पहुंच गए उदयपुर। तो उदयपुर में पहुंचने पर आपकी रीडिंग कितनी हो गई? कितनी हो गई? तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड हर्षिता? तो टोटल डिस्टेंस, इट इज फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितनी है और इनिशियल कितनी है? तो 400 किलोमीटर हम चले, सही है। और टाइम कितना लगा? तो टाइम टेकन 8 आवर्स। इतनी बात तुमको पता चल गई। अब ये बताओ तुम एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक फॉर्मूला लगा दीजिए, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। Now, average speed, it is total distance upon total time. Total distance कितना है? 400 किलोमीटर और 8 आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। व्योम कुछ और करना है क्या? हो गया सवाल। इसे इन मीटर पर सेकंड, तो लिखो इन मीटर पर सेकंड। तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यही इसकी एवरेज स्पीड है। किलोमीटर को बदलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर और 1 आवर में कितने मीटर? सही, सेकंड्स। तो अब ये 20 कट गए, 2 से इसको कट करो 18, ये फिर 25 और 9 हो गया। तो 125 अपॉन 9 ये कितना हो जाएगा? 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना ही रखो।